और चलिए अब बिहार के बाद आपको सीधा यूपी लिए चलते हैं, जहां पर अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमले तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री का नया बयान है कि जो राम को नहीं मानते हैं उनकी दुर्गति तय है। खास बात यह है कि जब से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में पीडीए भवन का उद्घाटन किया है तब से बीजेपी के हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या अब की पूर्वांचल में राम के सहारे अखिलेश यादव के पीडीए का दम निकालने में जुटी है भाजपा? क्योंकि यूपी में पूर्वांचल को सत्ता का दरवाजा माना जाता है। देखिए कैसे बनेगा 27 का मुद्दा मारीच। जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है। इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड। सीएम योगी और अखिलेश में जुबानी संग्राम। पूर्वांचल में पीडीए की धमक से बीजेपी परेशान। पिछले 24 घंटों से सीएम योगी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। आजमगढ़ में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बांटने का आरोप लगाया, तो अब गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा है कि लोहिया के चेले राम को नहीं मानते और जो राम के विरोधी हैं उसकी दुर्गति होगी। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है। एक उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद भी रामद्रोही बनने पर मारीच की क्या दुर्गति हुई थी, यह भी हर व्यक्ति जानता है। यानी राम के साथ जो दुर्गति करता है, राम के साथ जो द्रोह करता है, उसकी दुर्गति तय है। सीएम योगी ने एक तरफ लोहिया की तारीफ की तो दूसरी तरफ उनके सिद्धांतों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। सीएम योगी ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हमलावर है। अखिलेश यादव पर हमला बोला है। सवाल उठ रहा है कि अचानक बीजेपी नेता क्यों समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर है। आखिर क्यों सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के निशाने पर अखिलेश आ गए? तो इसकी जड़ छिपी है आजमगढ़ के पीडीए भवन में, जहां से अखिलेश यादव ने पूर्वांचल का गढ़ जीतने की हुंकार भरी। लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। अखिलेश यादव ने 3 जुलाई को पीडीए भवन का उद्घाटन किया और इसी के बाद से ही बीजेपी हमलावर है और उसे अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले दाव से पूर्वांचल के गढ़ में सींध लगने का डर सताने लगा है। सीएम योगी गोरखपुर से विधायक है और पूर्वांचल की कई सीटों पर गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव माना जाता है। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पीडीए की आंधी में बीजेपी के कई किले ध्वस्त हो गए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 16 सीट जीती थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं साल 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 31 सीट जीती थी और कौशाम्बी की सिराथू सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से ही हार गए। अपने पीडीए के एजेंडे को धार देने के लिए अखिलेश यादव ने जब से पूर्वांचल का रुख किया और आजमगढ़ में अपने पीडीए भवन का उद्घाटन किया, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमले बेहद तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री बार बार अपने भाषण में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया गया वो इसी सरकार में किया जा रहा है। अखिलेश यादव या पुरानी समाजवादी पार्टी की सरकारों में राम भक्तों के साथ साथ हिंदुओं की आस्था से भी खिलवाड़ होता रहा है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए बार बार आक्रामक हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद है
कि शायद इसी से ही पीडीए की धार को कुंद किया जा सकता है। बीजेपी अखिलेश के पीडीए दाव से इसलिए भी परेशान है क्योंकि पूर्वांचल में मुस्लिम, यादव और दलित समीकरण ऐसा है जो अखिलेश के पीडीए के लिए मुफीद बैठता है। इसलिए सीएम योगी और बीजेपी इसकी काट के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुट गए। भगवान राम और राम भक्तों पर गोली चलवाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, तो सीएम योगी के हमले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार किया। आज वो समाजवादी पार्टी को समझा रहे हैं कि समाजवाद क्या है। समाजवादी पार्टी समाजवाद की विचारधारा पे चलती है, नेताजी की विचारधारा पे चलती है, और उसी विचारधारा पे चलते हुए 2024 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था और 2027 में जनता फिर से भाजपा को हराएगी। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी धर्म की आड़ लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन मुद्दों से जनता भटकने वाली नहीं है। 2027 में जनता बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, जो पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हो रहा, गरीब दवा और शिक्षा के लिए भटक रहा, उस पर हिसाब किताब मांगेगा। भगवान राम का विरोधी कोई नहीं है। भगवान राम के विरोधी सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो दिन रात राम राम करते हैं, लेकिन वो जनता के खिलाफ जाते हैं। यूपी में पूर्वांचल को सत्ता का दरवाजा माना जाता है क्योंकि यहाँ विधानसभा के लगभग 140 से ज्यादा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने साल 2012 में पूर्वांचल में 84 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और माना जा रहा है कि अगर 2024 की तरह 2027 में अखिलेश का पीडीए दाव पूर्वांचल में चल गया तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आप सीटों के लिहाज से भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर क्यों आजमगढ़ पर इतना जोर है, तो जरा जातीय समीकरण के लिहाज से समझिए कितना बड़ा स्टेक लगा है। एक एक करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर कौन सी आबादी कितने प्रतिशत रहती है। ब्राह्मणों से शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर के 9% आबादी ब्राह्मणों की आती है, राजपूत 9% आते हैं। इसके बाद कुर्मी, कोयरी जोड़ दीजिए तो 8%। यादवों की तादाद यहां पर 14% आती है, जबकि मुस्लिम मतदाता 16%, ये जोड़ लीजिए 30 हो जाता है, और दलित 21% आते हैं। अब मुस्लिम और यादव अगर आप जोड़ दें और इसमें पीडीए का दम काम कर जाए तो सोचिए ये कितना बड़ा गढ़ साबित हो सकता है अखिलेश यादव के लिए, और इसलिए पूर्वांचल पर जोर बढ़ गया है। लेकिन अब देखिए छांगुर के महल में कितने राज एक एक सामने आ रहे हैं। नाम में बाबा लेकिन काम जल्लाद का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी नाम से संबोधित करते दिखे बलरामपुर के छांगुर बाबा को। जलालुद्दीन इसका असल नाम। पिछले 3 दिनों से प्रशासनिक अमला धर्मांतरण के आरोपी इस छांगुर बाबा के काले साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटा है। एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस केस में यूपी से लेकर के दुबई तक अब इस बाबा के कितने कांड उजागर हो चुके हैं। देखिए जल्लाद जलालुद्दीन। बुलडोजर की कतार लगी है। 3 दिनों से कार्रवाई जारी है, लेकिन छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का काला साम्राज्य अभी तक ध्वस्त नहीं किया जा सका। आगे कितने और दिन लगेंगे अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन अवैध धर्मांतरण कराने वाले इस छांगुर बाबा की कोठी को मिट्टी में मिलाकर ही रुकेगा। प्रयास है कि काफी पूरी टीम लगी हुई है। प्रयास है कि जल्दी कार्य पूर्ण हो जाए। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक चालू रहेगा। छांगुर के काले कारनामों की पूरी फहरिस्त अब सामने आ रही। खुलासा हुआ है कि बीते 15 सालों में जलालुद्दीन ने 3 से 4 हजार हिंदुओं का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण के इस रैकेट का नेटवर्क इसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला रखा था, जिस वजह से इसे खाड़ी देशों से करोड़ों की काली कमाई हुआ करती थी। इस वजह से आने वाले समय में एनआईए और आईबी भी इस केस में जांच शुरू कर सकती है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा के मामले में जांच कर रही एटीएस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि झांगुर बाबा का कनेक्शन मुंबई से लेकर दुबई तक था, और यही वजह है कि खाड़ी देशों से उसके अकाउंट में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन भी हुआ। इसके बाद तो एटीएस के होश उड़ गए, और अब इस मामले में खबर यह मिल रही है कि एनआईए और आईबी भी झांगुर बाबा से पूछताछ कर सकती है। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच करने वाली एसटीएफ को इसके पुख्ता सुराग भी मिले थे, जिसके बाद जांच का जिम्मा यूपी एटीएस को सौंप दिया गया। अब एटीएस अवैध धर्मांतरण का शिकार लोगों को चिन्हित कर रही। हालांकि उनमें से अधिकतर छांगुर बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ गुरुवार को छांगुर बाबा की यूपी एटीएस को 7 दिन की कस्टडी मिल गई। 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान
इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेड, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा बलरामपुर आने से पहले महाराष्ट्र और दुबई में अपना नेटवर्क बना चुका था। महाराष्ट्र में भी उसने बड़ी संख्या में लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। मुंबई की एक दरगाह के बाहर अंगूठी बेचता था। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। खाड़ी देशों की कई संस्थाओं में गहरी पैठ बनाई। बलरामपुर आकर अवैध धर्मांतरण शुरू किया। यूपी एटीएस ने आज से झांगुर बाबा को 7 दिनों के लिए अपनी कस्टडी रिमांड पर ले लिया है। खबर यह है कि झांगुर बाबा को लेकर के एटीएस बलरामपुर भी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि आखिर झांगुर बाबा 15 साल से कैसे धर्मांतरण का ये खेल खेल रहा था और इस मामले में किन किन लोगों ने उसकी मदद की, इस बात का पता लगाना भी एटीएस के लिए एक बड़ी चुनौती है। खबर है कि विदेश से आने वाले करोड़ों रुपए को लेकर आईबी और एनआईए भी छांगुर बाबा से पूछताछ की तैयारी में है। फिलहाल बलरामपुर के पुलिस अधिकारी छांगुर बाबा की दूसरी संपत्तियों को भी तलाश रहे हैं। फिलहाल तो छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की इस कोठी को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। ऐसा आप लोग जान रहे हैं कि अभी ये पूरी तरह बिल्डिंग डिमोलिश नहीं हुई, इसीलिए जब तक नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। उसी के क्रम में आज भी इस बिल्डिंग पर जो है बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो उसको डिमोलिश करने का प्रयास किया जा रहा है। डिमोलिश होने के बाद पूरी तरीके से जब ये डिमोलिश हो जाएगा तब ये कार्रवाई बंद करेगी। छांगुर बाबा और उसकी एक सहयोगी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में एक और शख्स की तलाश, लेकिन अब अगले 7 दिनों तक छांगुर को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं जब एटीएस इस कथित बाबा से पूछताछ करेगी और इसके ठिकानों पर रेड होगी तो कई और खुलासे होंगे। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।